हाय डियर स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने देखा था लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ओके, आज के लेक्चर में हमें देखना है डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब सबको पता है, अगर स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे दो रिजिड सपोर्ट के बीच में तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स हैं। उसमें हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसा होता है देखते हैं। डिफरेंट मोड्स मतलब क्या होता है बच्चों, देखो फर्स्ट मोड मतलब सिंपलेस्ट मोड है ये, जिसमें क्या होता है, एक स्ट्रिंग है, उसे अगर वाइब्रेट करेंगे तो क्या होता है, आप सबको पता है इस स्ट्रिंग के सभी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे एक्सेप्ट द पार्टिकल एट रिजिड सपोर्ट। कंसीडर करो इस रिजिड सपोर्ट को ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं। रिजिड सपोर्ट के वहां जो पॉइंट्स है दो, वो वाइब्रेट नहीं हो सकते क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ द डेंसर मीडियम आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। इसीलिए ये दो पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं होंगे, बाकी स्ट्रिंग के टोटल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशंस करेंगे। ओके, और बच्चों यहां पे फॉर्म होगा नोड, एंड स्ट्रिंग के सेंटर में फॉर्म होगा एंटी नोड। एंटी नोड इज द पॉइंट एट विच the displacement and amplitude of particle is maximum। ओके बच्चों, ये सिंपलेस्ट मोड है, मतलब अगर स्ट्रिंग में अगर स्टेशनरी वेव फॉर्म होना है तो ये देखो एक क्रिस्ट इंसिडेंट हो गया डेंसर मीडियम के ऊपर, रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, एंड दोनों के सुपर पोजिशन की वजह से इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव दोनों के सुपर पोजिशन की वजह से स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। ओके, ये सिंपलेस्ट मोड है, इसे कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के लिए कम से कम एक लूप तो फॉर्म होना ज़रूरी है, और यहाँ पे वो होता है, एक लूप फॉर्म होता है, दो रिजिड सपोर्ट के बाद नोड्स फॉर्म होते हो, सेंटर में एंटी नोड। बच्चों इन दिस केस यहाँ पे जो ये लेंथ है यल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यल इज इक्वल टू, इस लेंथ में क्या है, लैम्बडा बाय 2, हाफ ऑफ वेव लेंथ है, देयरफॉर यल इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यल, 2l। ओके, देयरफॉर बच्चों लैम्बडा इज इक्वल टू 2l मतलब वेवलेंथ इज इक्वल ट्वाइस ऑफ लेंथ है। ऑल्सो आपको अगर समझो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप सबको पता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एन लैम्बडा लिखते थे, वैसे ही v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा ऐसा लिख सकते हो। ओके, इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाय लैम्बडा। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर f इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्बडा। v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। सबको पता है t होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, डिवाइड बाय लैम्बडा की जगह पे क्या रख सकते हैं, लैम्बडा की जगह पे 2l रख सकते हैं। इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड एंड इट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फर्स्ट मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हमें देखना है सेकंड मोड। सेकंड मोड में स्ट्रिंग कैसी वाइब्रेट होगी बच्चों, सेकंड मोड देखते हैं। अब ये हो गया फर्स्ट मोड, और फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी भी आपने देखी है। अब देखते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसा होता है देखते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में चाहे फर्स्ट मोड हो सेकंड मोड हो, दो रिजिड सपोर्ट जो है यहाँ पे, ये जो रिजिड सपोर्ट्स है, ये रिजिड सपोर्ट के बीच में जो समझो रिजिड सपोर्ट का पॉइंट अगर ये होगा तो यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होना कंपलसरी है।
मतलब सॉरी नोड फॉर्म होना कंपलसरी है। अब देखो अब चांसेस कैसा है, एक नोड बीच में फॉर्म हो जाए, मतलब कैसा हो जाएगा देखते हैं। ये इंसिडेंट वेव कंसिडर करते हैं और ये कंसिडर करते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, इन दोनों में सुपरपोजिशन होकर क्या फॉर्म होता है, स्टेशनरी वेव। अब देखो बच्चों ये यल है, यल इज इक्वल टू लेंथ के बराबर क्या हो रहा है, देखो ये बच्चों एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है और जितनी ये लेंथ है स्ट्रिंग की उसमें एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैम्बडा। लेकिन पहले वाली जो वेवलेंथ थी उसको मैंने, जो पहले वाली स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई थी फर्स्ट मोड में, उस केस में जो वेवलेंथ थी उसके लिए मैंने लैम्बडा रखा था। अब इसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, इसलिए मैं लैम्बडा 1 कहता हूँ। इस मोड के फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे F1। क्या कहेंगे बच्चों, उसे F1 कहेंगे। अब देखो देयरफॉर देखो यहाँ पे वी हैव यल इज इक्वल टू लैम्बडा 1, देयरफॉर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू यल। ऑल्सो सबको पता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा, लेकिन इसे लैम्बडा 1 कहेंगे और उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी उसे कहेंगे F1। सेकंड मोड के फ्रीक्वेंसी को मैंने F1 कहा है, फर्स्ट मोड के फ्रीक्वेंसी को मैंने F कहा था। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों अब यहाँ पे ओके देयरफॉर F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाय लैम्बडा 1। F1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्बडा 1, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू v की जगह पे क्या रखेंगे, अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। देखो v की जगह पे अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू रखा और लैम्बडा 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो लैम्बडा 1 की जगह पे रख सकते हैं यल। देयरफॉर 1 अपॉन यल अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। अब इसे क्या करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड करते। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ में हमें कंपेयर करके देखना है, इसलिए देखो देयरफॉर F1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाय 2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू इज इक्वल टू 2 को अगर बाहर निकाला तो 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। ये क्या है बच्चों, जो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी थी वो 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू थी। मतलब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2 की जगह पे 2 एंड जो ब्रैकेट के अंदर है उसे रखेंगे f। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ f। इसका मतलब क्या है बच्चों, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f। F1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f, मतलब सेकंड मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस है, ध्यान में रखो। ओके, अब देखते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड देखो, फर्स्ट मोड में एक लूप क्रिएट हुआ था, सेकंड मोड में 2 लूप क्रिएट हुए हैं, तो थर्ड मोड में कितने लूप क्रिएट हो गए, वहाँ पे 3 लूप क्रिएट होते हैं बच्चों। और वो कैसे हो गए, देखो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये रिजिड सपोर्ट लिया हमने, उतनी ही लेंथ रखनी है, स्ट्रिंग की लेंथ तो बदलेगी नहीं क्योंकि वही स्ट्रिंग है जो हम वाइब्रेट कर रहे हैं पहले से। अब कैसा है कि हमें यहाँ पे 3 लूप दिखानी है ना। ओके, इंसिडेंट वेव और ये है रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, देखो ये इंसिडेंट वेव है और ये है रिफ्लेक्टेड वेव। बच्चों यहाँ पे जो लेंथ है इसके अलावा कितनी वेवलेंथ हो रही है, देखो देखो ये एक वेवलेंथ हो गई और ये आधी वेवलेंथ हो गई, मतलब कितनी, 1 प्लस हाफ कितना होता है
3 लैम्बडा बाई 2। ये लेंथ क्या लो कितना हो रहा है 3 लैम्बडा बाई 2। लेकिन लैम्बडा की जगह पे हमें क्या नाम देना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल मोड की जो वेवलेंथ थी उसे लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद में फर्स्ट मोड के बाद में सेकंड मोड की हमने ली थी लैम्बडा 1। अब थर्ड मोड के लिए कुछ और सिंबल यूज करना है तो उसके बाद में का क्या यूज करना पड़ेगा लैम्बडा 2। मोड थर्ड है लेकिन लैम्बडा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके वेवलेंथ को, क्योंकि फंडामेंटल मोड फर्स्ट मोड को हमने लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया था वेवलेंथ को। सेकंड मोड की जो वेवलेंथ थी उसको हमने लैम्बडा 1 से रिप्रेजेंट किया था, और अब थर्ड मोड की जो वेवलेंथ है उसे हम लैम्बडा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके बच्चों, इस केस में तीनों मोड में हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। यहाँ पे वेवलेंथ का यहाँ पे क्या है देखो, वी हैव L इज इक्वल टू क्या है 3 लैम्बडा 2 डिवाइड बाई 2। शिफ्ट करो, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू L। देयरफॉर यह है लैम्बडा 2। अब बच्चों आपको अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आल्सो V इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो हर केस में मैं V को सेम ले रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जो भी इस मतलब मीडियम में स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी है वो हमेशा रहेगी। देखो यहाँ से एक इंसिडेंट ट्रांसवर्स वेव जा रही है और वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो रहा है, इंसिडेंट प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव एंड रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव दोनों का सुपरपोजिशन होकर स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही है। और यहाँ पे L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा 2/2 है। अब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ये मैं आपको बता रहा था, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी ऑफ दैट वेव अलोंग दिस स्ट्रिंग। मतलब आप देख सकते हो कि अभी वेवलेंथ क्या हो रही है, देखो पहले वेवलेंथ थी, वेवलेंथ की वैल्यू देखो अभी लैम्बडा 2 इज इक्वल 2/3 L, पहले लैम्बडा 2 3 ट्वाइस ऑफ L, मतलब अब वेवलेंथ कम हो रही है कि नहीं, क्योंकि पहली जो लैम्बडा थी वो देखो ट्वाइस ऑफ L थी, और यहाँ पे लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ L, मतलब वेवलेंथ कम हुई है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस केस में बढ़ेगी। देखते हैं कैसा होता है इसका। V इज इक्वल टू क्या होता है, या फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लैम्बडा 2, F2 लैम्बडा 2 ऐसा लिखेंगे। तो देखो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा 2, V बाय लैम्बडा 2। देयरफॉर F2 इज इक्वल टू V की जगह पे क्या रखेंगे अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू डिवाइड बाय लैम्बडा 2 की जगह पे क्या रखेंगे 2/3 ऑफ L। 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 डिवाइड बाय 2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू, ये है F2। इसका मतलब 3 इंटू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू, ये है F2। देयरफॉर F2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब थर्ड हार्मोनिक की थर्ड मोड की जो फ्रीक्वेंसी है उसे F2 से रिप्रेजेंट किया है, और वो है 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब 3F। ओके बच्चों, तो हमने तीनों मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे है, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड एंड थर्ड मोड की जो फ्रीक्वेंसीज है वो देखी है, और उससे कुछ कंक्लूजन्स क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं देखो। कंक्लूजन्स देखो, इससे कंक्लूजन्स क्या क्या निकलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन से। देखो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी थी F, सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी क्या है F1 एंड थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी F3। देखो F1 एंड F3 तीनों का अगर आप मतलब रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, मतलब कैसा कंपैरिजन करेंगे तो F1 की जगह F की जगह पे F रखेंगे। F1 कितना है आप सबको पता है S2 ट्वाइस ऑफ F। तीनों का कंपैरिजन करेंगे, रेशियो लेंगे। देखो F की जगह पे F है, F1 कितना है ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड F2 कितना है
थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर तीनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 3। ये हो गया फर्स्ट कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी, सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी, थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी, तीनों को कंपेयर किया। फर्स्ट मोड के फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस है सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड फ्रीक्वेंसी है। ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम लोग दूसरा कंक्लूजन। देखो इससे क्या हमें पता चलता है कि देखो हार्मोनिक्स का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। हार्मोनिक्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय हार्मोनिक्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स मतलब ट्वाइस ऑफ एफ, एफ थ्राइस ऑफ एफ, 4 टाइम्स ऑफ एफ, ये सभी क्या है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये सभी हार्मोनिक्स है। और आप देखेंगे यहाँ पे हार्मोनिक्स देखो 1 ऑफ एफ, 2 ऑफ एफ, 3 ऑफ एफ, मतलब यहाँ पे सभी इंटीग्रल मल्टीपल्स है, सभी इंटीग्रल्स है। ऐसा है क्या 1 है और 2 नहीं है, ऐसा कुछ है क्या, 1 है 2 है, इसके बाद में 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या है, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन में सभी फंडामेंटल मतलब सभी हार्मोनिक्स होती है, मतलब चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। देखो इवन हार्मोनिक ट्वाइस ऑफ एफ मतलब 2 के मल्टीपल में है, मतलब इवन हार्मोनिक हो गए। ये ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब ऑड हार्मोनिक्स है, मतलब इवन हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है, ऑड हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी प्रेजेंट है जो इवन मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और ऐसी भी फ्रीक्वेंसी है जो ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ओके, इसका मतलब क्या है, सेकंड कंक्लूजन हम ऐसा निकालेंगे, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। थर्ड कंक्लूजन क्या है देखते हैं। देखो ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखो ओवरटोन्स का कंसेप्ट हम इसमें बताने वाले हैं। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है, उसके बाद में देखो उसके बाद में कैसा है, इज इक्वल टू एफ एस टू ट्वाइस ऑफ एफ एस टू थ्राइस ऑफ एफ, ऐसा कंसेप्ट है ना। देखो ओवरटोन का कंसेप्ट कैसा है, ओवरटोन्स का कंसेप्ट, आपने जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व की है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में, वो फ्रीक्वेंसीज कैसी है, F1 एंड F2, इनका रिलेशन कैसा है, देखो F कॉमा ट्वाइस ऑफ F कॉमा थ्राइस ऑफ F, ऐसा है। देखो इसे फंडामेंटल कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, फंडामेंटल के बाद में जो भी आती है उसे कहना, जो भी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आती है उसे कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद में जो सेकंड आ रही है उसे क्या कहेंगे, सेकंड ओवरटोन। इसके बाद में क्या आएगा 4f, ये क्या हो गया, थर्ड ओवरटोन। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद में जो भी अदर फ्रीक्वेंसीज आने वाली है उनको ओवरटोन्स कहते हैं, और सीक्वेंस के साथ में उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते हैं। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी छोड़ के जो आ रही है पहले उसे कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता क्या चलता है, पीत ओवरटोन इज इक्वल टू, देखो पीत ओवरटोन, देखो इसमें फर्स्ट ओवरटोन कौन सी है, ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पीत ओवरटोन इज इक्वल टू P + 1th हार्मोनिक, ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों। पीत ओवरटोन, देखो ये देखो पीत ओवरटोन मतलब ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है। फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब सेकंड हार्मोनिक। उसके बाद में क्या है, ये क्या है, देखो ये सेकंड ओवरटोन है। देखो बच्चों ये फर्स्ट ओवर है, फर्स्ट ओवर 10 नहीं है, ओवर है, फर्स्ट ओवर है, फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या है, सेकंड ओवरटोन। ये क्या है, थर्ड ओवरटोन, ऐसा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन इज
फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, मतलब पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू पी प्लस वन हार्मोनिक, क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक है। कैसे? देखो पीथ की जगह पे फर्स्ट रखा, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन, पी की जगह पे वन रखो, वन प्लस वन हार्मोनिक, मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन यहां पे सेकंड रखा तो टू प्लस वन थर्ड हार्मोनिक, देखो सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन कहते हैं इसे, और एक्चुअली ये कौन है, फोर्थ हार्मोनिक है। समझ में आ गया नहीं है? तो ये सब कंक्लूजन्स थे बच्चों, इसमें कुछ डाउट है क्या? ओके। तो बच्चों अब हमें देखना है ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क एक मेटेलिक डिवाइस है, इस तरह से ये होता है देखो, और इसका ये होते दो होते प्रॉन्ग्स, और ये होता है स्टेम। ओके। और बच्चों जब इसे हम वाइब्रेट करेंगे, एक्चुअली ये मेटेलिक डिवाइस विच प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, मतलब इसे वाइब्रेट करने के बाद में ये सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है। वो कैसे प्रोड्यूस करता है? जब उसे वाइब्रेट करेंगे तो ये जो प्रॉन्ग्स है ये ट्रांसवर्स मोशन करेंगे ऐसे। ध्यान में रखना, इस प्रॉन्ग की जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही इस प्रॉन्ग की फ्रीक्वेंसी होती है, और जब ये दोनों वाइब्रेट होते हैं, ट्रांसवर्स मोशन करते हैं, तब ये स्टेम लॉन्गिट्यूडनल मोशन करता है। और स्टेम की फ्रीक्वेंसी लॉन्गिट्यूडनल मोशन की एंड दोनों प्रॉन्ग्स की ट्रांसवर्स मोशन की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इसीलिए तीनों फ्रीक्वेंसी सेम ही है, मतलब दोनों प्रॉन्ग की और एक स्टेम की, इसीलिए इसे कहते हैं अ मेटेलिक डिवाइस विच प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ओके। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस मेटेलिक डिवाइस की, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की, ये फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो कैसा है देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू टी डिवाइड बाई एल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वाई डिवाइड बाई रो। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू टी डिवाइड बाई एल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो। इसमें यल होता है लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ द फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क, टी होता है थिकनेस, वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका थिकनेस कितना है ईच पार्ट का, वो थिकनेस ये है लेंथ, वाई है यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। बहुत बार ये स्टील मटेरियल यूज करते हैं तो उसका यंग्स मॉडुलस यहाँ पे रखते हैं हम लोग, एंड रो होती है डेंसिटी ऑफ मटेरियल यूज फॉर द ट्यूनिंग फॉर्क। समझ में आ गया? तो इसमें टी क्या है, थिकनेस, यल है लेंथ, वाई है यंग्स मॉडुलस ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एंड रो है डेंसिटी। बच्चों इसके ये फ्रीक्वेंसी का मतलब रिलेशन होता है डायमेंशंस के साथ में, अलग अलग फैक्टर के साथ में। इसके अलावा भी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कुछ अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड होती है, जैसे लेंथ, मतलब इसी फैक्टर में हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और कुछ अदर फैक्टर डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है अगर लेंथ बढ़ेगी, ट्यूनिंग फॉर्क की अगर लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। इसका मतलब लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके। तो फ्रीक्वेंसी के साथ में इनवर्स रिलेशन है, अगर मतलब बड़े लेंथ का अगर ट्यूनिंग फॉर्क होगा और उसको वाइब्रेट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल ट्यूनिंग फॉर्क के कंपेयर में कैसे होगी, कम होगी। जितनी लेंथ कम है उतनी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की ज़्यादा है। ओके। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो लेंथ बढ़ जाएगी ट्यूनिंग फॉर्क की, और लेंथ बढ़ने के बाद में आप सबको पता है इफ लेंथ इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेस। इसका मतलब लेंथ बढ़ने की वजह से भी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। तीसरा फैक्टर आपको पता ही है यंग्स मॉडुलस, ये तो डिस्कस किया ही है। उसके बाद में डेंसिटी का देखो रिलेशन, थिकनेस का, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। जितना थिकनेस ज़्यादा होगा
उतना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ये भी मतलब इस फैक्टर्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर थिकनेस ज़्यादा होगा मतलब वो थिक होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, ये भी पता होना चाहिए। थिकनेस के ऊपर क्या कैसे डिपेंड है वो हमने डिस्कस किया है। ओके, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या है वो आप समझ लो एक बार। ओके बच्चों, अब हमें देखना है फाइलिंग एंड लोडिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। फाइलिंग करने की वजह से एंड लोडिंग करने की वजह से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अब ये फाइलिंग क्या होता है, देखो फाइलिंग मतलब इसके ऊपर जो मटेरियल, अननेसेसरी मटेरियल यहाँ पे है उसे कम करना, उसे कहते हैं फाइलिंग। अगर हम इस प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क को अगर फाइलिंग करेंगे तो क्या होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ध्यान में रखना, इफ वी फाइल द ट्यूनिंग फॉर्क, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसे अगर हमने फाइलिंग किया तो अब इसमें फाइलिंग करने के दो वे है, एक इस प्रॉन्ग को फाइल करना और दूसरा है स्टेम को फाइल करना। अगर आपने प्रॉन्ग्स को फाइलिंग किया, ये एंड है, इसे अगर फाइलिंग किया और इसका अननेसेसरी कुछ मटेरियल रिमूव किया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, इफ वी फाइल the ends of the prongs then frequency of tuning fork increases। ओके, यहाँ पे अगर फाइलिंग करेंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। और वही अगर हम स्टेम को फाइल करते हैं, स्टेम ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, इसे अगर हमने फाइलिंग किया तो स्टेम को फाइल करने की वजह से, अननेसेसरी इसका कुछ मटेरियल रिमूव करने की वजह से क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है, स्टेम का अगर मटेरियल कुछ रिमूव करेंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती है। ओके, तो फाइलिंग में अगर एंड्स ऑफ प्रॉन्ग्स अगर फाइल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और स्टेम को फाइल करेंगे तो, फाइलिंग करेंगे स्टेम का तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। ओके, अब देखते हैं हम लोडिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, और उसे वैक्स भी कहते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। अगर ट्यूनिंग फॉर्क को हम कुछ मटेरियल अटैच कर देंगे, उसको लोडिंग करेंगे, तो लोडिंग की वजह से अगर ट्यूनिंग फॉर्क को कोई मटेरियल आप अटैच करते हो, उसको लोडिंग करते हो, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी, ध्यान में रखना, लोडिंग विथ वैक्स अगर कहा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेस। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। फाइलिंग करते हो एंड ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, स्टेम को फाइलिंग करते हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। एंड लोडिंग विथ वैक्स मतलब कोई मटेरियल अगर प्रॉन्ग्स को अटैच कर देंगे तो उसकी वजह से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ में आ गया बच्चों?